अगला अपन देखेंगे अपने जो एक टॉपिक है ना, जिसमें अपन को ये सारे वि राजनीतिक विचारक और ये सब देखने हैं, पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर्स और वो वाला। तो इसको देखते हैं पहले बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर में देखते हैं, परिचय था डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय थे, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे, ठीक है? तो ये सब तो अपन को पता ही है, इन सबको हटा दो। फिर जिन्होंने अस्पृश्यता, भारत में अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखनी है पहले तो। फिर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं ये। वह संविधान सभा की मसूदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है? इसके अलावा उनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में था, ठीक है? फिर डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है और संविधान की आत्मा और हृदय है ये, ठीक है? फिर उन्होंने मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया और उन्हें डर था कि स्थानीय प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है। फिर वन मैन वन वोट लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है। अल्पसंख्यक को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए, इसलिए वो मेजोरिटेरियनिज्म सिंड्रोम के खिलाफ थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए। ठीक है, तो ये बात हो गई उनकी। ये तो उनकी जनरल बातें हैं। अब संवैधानिक नैतिकता के लिए उन्होंने क्या किया? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने परिप्रेक्ष्य अ, के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों और प्रशासनिक सहयोग के बीच प्रभावी समन्वय से होगा। तो विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हित, तो हित तो उनके क्या विरोधी है, और प्रशासनिक सहयोग के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए, ठीक है? लोकतंत्र, तो उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया है, ठीक है? अर्थात लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है, उनके अनुसार, ठीक है? फिर इसके लिए लोकतंत्र को समाज की सामाजिक परिस्थिति में व्यापक बदलाव लाना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र यानी एक आदमी एक वोट की विचारधारा गायब हो जाएगी। तो उन्होंने ये बात की है। फिर सामाजिक आयाम के साथ-साथ अम्बेडकर ने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान केंद्रित किया। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना ज़रूरी है। उन्होंने ये चीज़ की बात की। और फिर समाज सुधार में बाबा साहब ने अपना जीवन समाज से छुआ-छूत, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित किया। फिर सामाजिक सुधार की प्राथमिकता, उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जा सकेगा। ठीक है? अगला, फिर यह विचार कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देगी, इसलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। तो उन्होंने जातिवाद को सुधार करने की बात की। फिर सामाजिक सुधारों को परिवार सुधार और धार्मिक सुधार को शामिल कर किया गया। तो सामाजिक सुधार में परिवार सुधार को भी उन्होंने शामिल किया और धार्मिक सुधार को भी, ठीक है? फिर पारिवारिक सुधारों को में बाल विवाह हटाना, महिलाओं के सशक्तिकरण पर पुरजोर समर्थन करना, ये सब काम किया। फिर यह महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करता है। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से इसे हल किया था, ठीक है? फिर जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को स्थिर बना दिया है। जाति व्यवस्था निम्न जातियों की समृद्धि के मार्ग में बाधक है, जिसके कारण नैतिक पतन हुआ है। इस प्रकार अस्पृश्यता को समाप्त करने की लड़ाई में मानव अधिकारों और न्याय के लिए लड़ाई बन जाती है। तो जाति के बारे में उनकी ये थी कि बेकार है जाति व्यवस्था, ठीक है? फिर तथ्य पत्र क्या है उनके? 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के लिए प्रचार के लिए समर्पित थी। फिर 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन शुरू किया उन्होंने। कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया दिया जाता था। फिर अंबेडकर ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अछूत के हित में अपने विचार व्यक्त किए। फिर 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान किया उन्होंने। फिर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया 1956 में। और
उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य बुद्ध एंड हिज धर्मा ये लिखा था, ठीक है। 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तब तो 90 से 91, 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991। फिर डॉक्टर अंबेडकर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं, जैसे मूक नायक है 1920 की, फिर एक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट है, द अनटचेबल है, और एक है बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये है 1956। फिर अस्पृश्यता को दूर करने के लिए तरीके बताए उन्होंने, शिक्षा, तो ज्ञान मुक्ति का मार्ग है उन्होंने कहा, और छात्रों की भी स्वतंत्रता समानता मूल्य को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया था उन्होंने। फिर आर्थिक प्रगति के लिए वे चाहते थे कि अछूत लोग नए कौशल प्राप्त करें और एक नया व्यवसाय शुरू करें तथा औद्योगिकरण का लाभ उठाएं, शहरों की ओर रुख करें। फिर राजनीतिक ताकत, राजनीतिक शक्ति के साथ अछूत अपनी रक्षा, सुरक्षा और मुक्ति संबंध नीतियों को पेश करने में सक्षम होंगे। फिर रूपांतरण, जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। तो ये सब बात की उन्होंने। फिर उनके लिए बौद्ध धर्म मानवतावाद पर आधारित था और समानता बंधुत्व की भावना में विश्वास करता था। फिर वर्तमान समय में अम्बेडकर जी की प्रासंगिकता क्या है, तो भारत में जाति आधारित असमानता भी कायम है, जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल की है और समय राजनीतिक दलों का गठन किया है, किंतु सामाजिक आयाम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आयाम अब भी अभाव में है उनके। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक सांप्रदायिक का उदय हुआ है। फिर यह आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अम्बेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिए। और निष्कर्ष क्या कहेंगे अपन, इतिहासकार आर.सी. गोहान के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता आदि जैसे कई मुद्दों कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अंबेडकर की भावना को खोजने की जरूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सके। तो ये सब बातें हैं अंबेडकर जी के लिए। अगला है गांधी जी का, तो जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वह खुद में लेकर आओ, गांधी जी ने कहा था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि कोई हार्ड मास से बना ऐसा व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। फिर इनका परिचय दे देते हैं पहले तो गांधी जी का। तो ये भारत में गांधी जी का आगमन हुआ, दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहने और अंग्रेजों की नस्लवादी नीति के खिलाफ सक्रियता के कारण गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और आयोजक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी। भारत में आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार करने हेतु देश के गांव-गांव का दौरा किया था। फिर गांधी और सत्याग्रह देखें तो गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया था। अहिंसक कार्य पद्धति। फिर सत्याग्रह का अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से। अब वर्तमान में कितना प्रासंगिक है सत्याग्रह, तो देखें तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह को युद्ध के नैतिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने आम जन को सिखाया कि सत्याग्रह का प्रयोग समस्या तथा संघर्ष के समाधान हेतु किया जा सकता है। युद्ध और शांति, आतंकवाद, मानवाधिकार, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक अशांति, राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार से संबंधित समकालीन चुनौतियों से में कई को गांधीवादी तरीके से हल किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर शिक्षा पर गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, तो उनकी राय में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आत्म मूल्यांकन है। उनके अनुसार छात्रों के लिए चरित्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण है और यह उचित शिक्षा के अभाव में संभव नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने चरित्र निर्माण, ठीक है। फिर गांधी जी की शिक्षा अवधारणा क्या है, तो गांधी जी की शिक्षा अवधारणा को बुनियादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्कूलों कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में नैतिक धार्मिक शिक्षा को शामिल करने पर बल दिया। गांधी जी ने शिक्षा की अवधारणा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे, कौन कौन से, आर्थिक चरित्र का निर्माण करना, सॉरी अच्छे चरित्र का निर्माण करना, फिर आदर्श नागरिक बनाना,
दूसरा स्वावलंबी बनाना, तीसरा सर्वांगीण विकास करना। तो इन सब की बात की थी उन्होंने, इस उद्देश्य बताए थे उन्होंने शिक्षा की अवधारणा के। फिर है गांधी जी का धर्म। तो गांधी जी ने भगवान को सत्य के रूप में उल्लेखित किया है। उनका कहना था कि लकीर में फकीर नहीं हूँ। वे संसार के सभी धर्मों को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसकर देखते थे। उसमें खरा नहीं उतरता तो उसे अस्वीकार कर देते थे, और खरा उतरता था उसे स्वीकार कर लेते थे। गांधी जी के अनुसार धर्म को केवल खान पान का विषय बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कम कर दी है। वे चाहते थे कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के साथ दूसरे धर्मों के ग्रंथों और अनुयायियों का भी आदर करें। फिर वर्तमान के समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है? तो उनकी अहिंसा की अवधारणा के माध्यम से विश्व को शोषण अत्याचार से निपटने के लिए एक हथियार मिला है। ठीक है? फिर गांधी जी को सिर्फ 2 अक्टूबर तक याद किया जाता है। आज गांधी जी के विचारों को ताक पर रखकर हिंसा के सहारे तमाम तरह के हितों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जब लोग लालच, व्यापक हिंसा और भाग-दौड़ भरी जीवन शैली में समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हों, तो गांधी जी की अहिंसा, सत्याग्रह की अवधारणा की आज की सबसे आवश्यकता है। जब मात्र प्रतिशोध के नाम पर किसी की हत्या कर दी जाती है। अपने आलोचकों को दुश्मनों से अधिक नहीं समझे अद अपने आलोचकों को दुश्मनों से अधिक कुछ नहीं समझा जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और म्यांमार में आंग सू की जैसे उत्पीड़क समाजकों द्वारा जो लोगों को जुटाने की गांधीवादी तकनीक को सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि गांधी और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। तो अपन ने दिखाया ना, जैसे मार्टिन लूथर किंग हैं अफ्रीका के, और सॉरी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में मंडेला जी, और म्यांमार में आंग सू की जैसे उत्पीड़ित समाजों द्वारा लोगों को जुटाने की गांधीवादी तकनीक को सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है। तो देखो, इन्होंने भी वही गांधीवादी नीति वो ठीक है अपनाई थी। फिर निष्कर्ष क्या है? तो 21वीं सदी को परिभाषित करने में वैश्वीकरण, मुक्त बाजारों, निजीकरण और उदारीकरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो यह भी अनिवार्य है कि हिंसा, उग्रवाद, असमानता, गरीबी और विषमता जैसे शब्दों को अनदेखा नहीं किया जाए। हिंसा, उग्रवाद, असमानता, गरीबी और विषमता शब्दों की उपस्थिति में भी यदि कोई गांधी और उनके विचारकों की प्रासंगिकता का प्रश्न करता है, तो शायद गांधी के विचारों को लेकर उस व्यक्ति की समझ में कोई अस्पष्टता है। ठीक है? अब जैसे गांधी जी की विचारधारा क्या है, इस पे देखें तो गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई विकसित की गई उन आर्थिक सामाजिक विचारधारा को समूह है जो पहली बार 1893 में 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उनके बाद फिर भारत में अपनाई गई थी। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनैतिक और नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक व आधुनिक तथा सरल व जटिल है। मतलब सब है ये। आधुनिक भी है, पारंपरिक भी है, सरल भी है तो जटिल भी है, ये सब है। सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को पालन करता है ये। फिर और क्या करता है ये? ये यह दर्शन कई स्तरों जैसे आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक आदि पर मौजूद है। गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। गांधीवादी दर्शन एक दो-धारी तलवार है, जिसका उद्देश्य सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोत जैसे कि भगवत गीता, जैन, बौद्ध धर्म हो गया, फिर बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रिस्किन आदि से विकसित किया है। टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव है। कौन सी पुस्तक का? द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू का। और फिर गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया जो और उसे जीवन में उतारा। फिर मुख्य गांधीवादी विचारधारा क्या है? तो उन्होंने कहा जैसे सत्य और अहिंसा विचारधारा के दो आधारभूत सिद्धांत हैं। गांधी जी का मानना था जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। नैतिकता नैतिकता में बताया नैतिक कानून कोड जो कि
इसका आधार है, तो नैतिकता इसका आधार है। फिर अहिंसा का अर्थ होता है जैसे प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी मानसिक शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता। सत्याग्रह इसका अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग। यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुंचाने की एक विधि है। फिर सर्वोदय है, तो सर्वोदय का अर्थ है यूनिवर्सल उत्थान, सभी की प्रगति। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पर पढ़ा था। फिर स्वराज, तो स्वराज की बात करते हैं तो स्वराज, हालांकि स्वराज का अर्थ स्वशासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज से था। उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। वह स्वशासन और आत्म संयम है और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है। फिर ट्रस्टीशिप, तो एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सामाजिक और आर्थिक दर्शन है। फिर यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय की मदद कर सके। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। थियोसॉफिकल लिटरेचर और भगवद गीता के अध्ययन से उनमें ये विकसित हुआ था। फिर स्वदेशी, स्वदेशी शब्द का संस्कृत से लिया गया है। यह संस्कृत के दो शब्दों का संयोजन है। स्व का अर्थ है स्वयं और देश का अर्थ है देश, इसलिए स्वदेश का अर्थ है अपना देश, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश से है। ज्यादातर संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है। स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है। यह समुदाय और आत्मनिर्भर निर्भरता की अन्योन्याश्रितता को दर्शाता है। फिर स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की एक कुंजी है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है स्वदेशी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन तो। फिर आज के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता, तो सत्य अहिंसा के आदर्श गांधी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करते हैं और यह आज भी मानव जाति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। फिर महात्मा गांधी की शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं जब कि लोग अत्यधिक लालच और व्यापक स्तर पर हिंसा और भाग-दौड़ भरी जीवन शैलियों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार में आंग सान सू की जैसे नेतृत्व में कई उत्पीड़क समाजों के लोगों को न्याय दिलाने हेतु गांधीवादी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया गया, जो इसकी प्रासंगिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, ये तो उदाहरण है इसके। फिर दलाई लामा ने कहा कि आज विश्व शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र व अधिनायक के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इन बड़े युद्धों को लड़ने के लिए यह ठीक होगा कि हम समकालीन समय के गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। तो ये किसने कहा है? अपने दलाई लामा जी ने कहा है। फिर आता है अगला, जिसमें आते हैं विवेकानंद। विवेकानंद ने बोला था, विचार व्यक्तित्व की जननी है, जो आप सोचते हैं बन जाते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आचरण ने अपने निहित दोषों के बावजूद देशों को अन्य पड़ोसी देशों से अलग स्वरूप प्रदान किया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी देश है। अभूतपूर्व विविधता के बीच लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखने की भारत की क्षमता विश्व की उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के तक के लिए उदाहरण पेश करती हैं, जहां पारंपरिक एकल सांस्कृतिक राष्ट्र की तरह संचालित किए जाते हैं। भारत के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों की जड़ें उसके संविधान में हैं और भारतीय जनता द्वारा प्रख्यापित हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्ष ने अपनी अपूर्णता में सदैव सर्वधर्म समभाव, जिसका अर्थ है सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, पर बल दिया, जहाँ सभी धर्मों के प्रति एक समान सम्मान का भाव निहित है। फिर स्वामी विवेकानंद, तो इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की। विश्व में वेदांत और योग प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। साथ ही में राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में भी इनकी भूमिका है। जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, मानववाद पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की। इसके माध्यम से भारत में अध्यात्म
का वैश्विक स्तर का प्रचार प्रसार हुआ। फिर शिकागो विदेश यात्रा में उन्होंने शिकागो में 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। भारत में अपने सुधारवादी अभियान के आरंभ से पहले निकोला टेस्ला जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ तर्क वितर्क किए थे। फिर धर्मनिरपेक्षता पर उनके विचार। तो शिकागो में अपने प्रवास के दौरान विवेकानंद ने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया था। ठीक है? उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा न केवल सहिष्णुता बल्कि धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने में विश्वास रखती है। फिर उन्होंने स्पष्ट और मुखर शब्दों में इस बात पर बल दिया कि बौद्ध धर्म के बिना हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के बिना बौद्ध धर्म अपूर्ण है। धर्म और तर्क संगतता। तो उन्होंने बोला था भारत के अतीत के संबंध में विवेकानंद की व्याख्या तार्किक थी। स्वामी विवेकानंद ने बल दिया कि पश्चिम की भौतिक और आधुनिक संस्कृति की और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए, जबकि भारत के वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के पक्ष में भी मजबूती से खड़े हुए। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन किया। भारतीय स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता का नाम दिया, को भारत आमंत्रित किया ताकि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहयोग कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएस और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। फिर है गांधी नेहरू पर प्रभाव। तो महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक रूप से शोषित लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित किए जाने के वर्षों पहले ही स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया, जिसका आशय है गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। फिर राष्ट्रवाद में तो भारतीय संस्कृति के प्रमुख घटक मानववाद व सार्वभौमिकतावाद विवेकानंद के राष्ट्रवाद की आधारशिला माने जाते हैं। फिर वेदांत दर्शन में तो भारत में शिक्षा और लोकोपकारी कार्य जैसे आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया था। फिर नैतिकता। तो विवेकानंद ने आंतरिक शुद्धता और आत्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित नैतिकता की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। विवेकानंद के अनुसार नैतिकता और कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करने वाली नियम संहिता है। तो उन्होंने नैतिकता के बारे में ये कहा था कि कुछ नहीं है, बस एक अच्छा नागरिक बनाने वाली नियम संहिता है ये। युवाओं के लिए प्रेरणा। तो स्वामी विवेकानंद का मानना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह देश किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फिर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विवेकानंद के जन्मदिन को 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है। फिर शिक्षा पर बल। तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को शिक्षा द्वारा ही वापस लाया जा सकता है। शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी की चरित्र निर्माण में सहायक हो सके। ठीक है? फिर अगला है मानवतावाद और दरिद्र नारायण की अवधारणा। तो विवेकानंद मानवतावादी चिंतक थे और विवेकानंद के शब्दों में मेरा ईश्वर दुखी, पीड़ित, हर जाति का निर्धन मनुष्य है। इस प्रकार विवेकानंद ने गरीबों को ईश्वर से जोड़कर दरिद्र नारायण की अवधारणा दी ताकि लोगों की वंचित वर्गों की सेवा के प्रति जागरूक किया जा सके लोगों को। ठीक है? फिर निष्कर्ष। तो उनके विचार और जीवन दर्शन आज के दौर में अत्यधिक प्रासंगिक है। मौजूदा समय में विश्व संरक्षणवाद कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है। भारत भी अछूता नहीं है। विवेकानंद का राष्ट्रवाद न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीयवाद बल्कि मानवतावाद के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही विवेकानंद की धर्म और अवधारणा लोगों को जोड़ने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह अवधारणा भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व सर्वधर्म समभाव पर जोर देती है। ठीक है? और यदि विश्व सर्वधर्म समभाव का अनुकरण करे तो विश्व की 2/3 समस्याओं और हिंसा को रोका जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी संख्या अभी गरीबी और जीवन जीने के लिए मजबूर है। वंचित समुदाय की समस्या भी अभी वैसी ही बनी हुई है। यदि विवेकानंद की दरिद्र नारायण की अवधारणा की संकल्पना को साकार किया जाए तो असमानता, गरीबी, गैर बराबरी, अस्पृश्यता आदि से निपटा जा सकता है। आदर्श समाज की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। फिर हमारी नैतिक प्रगति जितनी उन्नत होती है उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतना अधिक हमारी इच्छा शक्ति उपलब्ध होती है। तो इसने ये बोला है। फिर अगला है जैसे स्वामी विवेकानंद के दर्शन की मूल बातें। तो ये सब आ गई।
अगला है विवेकानंद का विचार। सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जो उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक प्रयोगों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद पे इस बात पे बल दिया कि पश्चिम के भौतिक और आधुनिक संस्कृति की और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए, ताकि जबकि वे भारत के वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए थे। तो ये सब की बात उन्होंने की। फिर ये तो अपन ने देख ही लिए हैं सब कुछ। अच्छा, तो अपन ने ये सब देख लिया है, ठीक है? तो ये काम के नहीं है बस।